In this video, we'll discuss about unimolecular nucleophilic substitution, that is SN1 mechanism. SN1 mechanism किसी मॉलिक्यूल में तब पॉसिबल होता है जब उसमें न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबल ना हो या फिर बनने वाला कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हो। उन केसेस में कभी भी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ बोर्ड पे। इसमें आप देखो, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, मगर इस कार्बन के साथ ये जो बल्की ग्रुप्स हैं, दीज आर 3 बल्की ग्रुप्स, मैथिल ग्रुप्स, ये स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसलिए ये SN2 के थ्रू रिएक्शन नहीं दे सकता। ये SN1 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आयोनाइजेशन हो रहा है और ये स्लो स्टेप है, दैट मीन्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें एक कार्बोकैटायन की, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ये स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर बना हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू, आयोनाइजेशन के थ्रू। अब स्टेप 2 इसका मैकेनिज्म का, इसमें ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस प्लेन के दोनों साइड से पॉसिबल है, तो ऊपर से भी पॉसिबल है और नीचे से भी पॉसिबल है, और ये स्टेप होता है फास्ट, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आकर भी जुड़ सकता है और यहां से भी आके जुड़ सकता है, मतलब ये दोनों साइड से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। अब इससे क्या होता है, इस कंसेप्ट से हम क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे आपने ये लिया, मैंने पहले भी बताया पुराने वीडियो में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें कि एक ऐसा कार्बन हो जिसके साथ चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग बॉन्डेड हो, एसिमेट्रिक कार्बन हम बोलते हैं इसको, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का ये अटैक हुआ, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर बैक साइड से पॉसिबल नहीं है, तो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, तो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा, जिससे ये OH- जो न्यूक्लियोफाइल है ये प्लेन के दोनों साइड से आके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर यहां पर ये D+ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, तो उस केस में 50% मॉलिक्यूल D+ के ही यहां पर प्रोडक्ट में बनेंगे, मगर 50% मॉलिक्यूल जो है, जो कि अपोजिट साइड से OH- जिसमें जुड़ेगा, वो L- बनाएंगे। मतलब 50% मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगी, 50% में नहीं होगी। इसका मतलब 50% मॉलिक्यूल रिटेंशन शो करेंगे और 50% मॉलिक्यूल इन्वर्जन शो करेंगे, तो हम इसके लिए बोलेंगे कि इसमें पार्शियल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इन दिस मैकेनिज्म रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। यहां पर रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि 50% डी फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और 50% जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो रिजल्टेंट जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है वो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। जबकि SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन हुआ था, अगर यहां पर डी फॉर्म है तो प्रोडक्ट में क्या बना था, L फॉर्म। ये हमको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये एक डिफरेंस आपके बोर्ड में भी, 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, राइट एनी
3 और 4 डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, इट शोज पार्शियल इन्वर्जन एंड इन SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। तो ये यहाँ तक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो कि SN1 रिएक्शन पे अफेक्ट डालेंगे। नाउ we'll discuss about factors affecting rate of SN1 reaction। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने SN2 में स्टार्ट किया था, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आपने जो रिएक्शन है वो देखी, उसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अकेला आएगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट सेकेंड स्टेप में है, जो कि फास्ट स्टेप है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहां केवल सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन में डिपेंड करेगी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर टर्म यहां पर 1 है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना। यहां पर जो ग्राफ बनता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस E, इसमें यहां आपको 2 ट्रांजिशन स्टेट की 2 पीक हाइट मिलेंगी। ठीक है, ये जो 2 पीक हाइट आपको मिल रही है, उसमें से पहली पीक हाइट ज्यादा है और दूसरी पीक हाइट कम है। तो जो पहली पीक हाइट ज्यादा है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहला स्टेप स्लो है। जो भी स्लो स्टेप होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें ट्रांजिशन स्टेट में ये जो हाइट आ रही है, पीक हाइट, ये ज्यादा आ रही है। दूसरा स्टेप फास्ट है, इसलिए इसकी पीक हाइट कम आ रही है, क्योंकि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये आपको याद रखना, कभी भी जो स्टेप स्लो होता है उसकी पीक हाइट ज्यादा होती है और जो फास्ट होता है उसकी पीक हाइट कम होती है। ठीक है, जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, उसमें पहला स्टेप फास्ट होता है और सेकंड स्टेप जो है वो स्लो होता है। तो उसमें जो पहला पीक है वो कम होता है, दूसरा पीक ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ग्राफ करेक्ट कौन सा है। तो अगर आपको ये नॉलेज है कि उसका पहला स्टेप फास्ट है, सेकेंड स्टेप स्लो है, इन दैट केस आप उसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप उसको उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसको आप समझो। अब इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का। अपन ने SN2 में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, यहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये देखो आप, मैंने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, एक 2 रिएक्शन का कंपैरिजन है। ठीक है, A एंड B, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों में टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, दोनों में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी का है और 1 मोलैरिटी का सेम कॉन्सेंट्रेशन है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर 1 मोलैरिटी और 2 मोलैरिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस इन सेकेंड रिएक्शन, बट the rate of reaction is independent from the concentration of nucleophile. In that case, second reaction और first reaction की जो speed है वो same होगी, कोई change नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों रिएक्शन है इनकी स्पीड सेम होती है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया है और न्यूक्लियोफाइल लिया हमने हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड इन दिस केस।
इसमें 1 मोलैरिटी है, इसमें 2 मोलैरिटी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन सेकेंड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, दैट्स व्हाई the rate of second reaction will be greater than first reaction, second reaction will be faster than first reaction. ये आपका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे 4 ऑप्शंस यहां पर बना देंगे, A is greater than B, A is smaller than B, A is equals to B, ऐसे करके none of these 4 ऑप्शंस बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से हमारे कवर होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। नाउ we'll discuss next point. A better leaving group increases rate of SN1 reaction. अगर लीविंग ग्रुप बेटर है, अच्छा है, तो उस केस में SN1 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही SN2 में भी हमने पढ़ा हुआ था कि अगर लीविंग ग्रुप बेटर है तो SN2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। यहाँ पर आयोडाइड ब्रोमाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लीविंग ग्रुप है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी SN1 के फेवर में इंक्रीज होती है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, फिर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है क्वेश्चन का, ये पॉइंट होगा जिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कुछ और लीविंग ग्रुप हमने यहाँ लिए हुए हैं। ये कहलाता है ट्राइफ्लेट आयन, ये कहलाता है टोसाइलेट, और ये है ब्रोमाइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइफ्लेट जो लीविंग ग्रुप है उसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर टोसाइलेट और फिर उसके बाद Br ब्रोमाइड। तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है। इसके बाद ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ये काफी आपने सुना होगा इसके बारे में। एज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन कार्बन विथ द लीविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर हेलोजन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड है उसमें नंबर ऑफ R इंक्रीज होते हैं, दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इंक्रीज होता है, तो SN1 की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये जो कार्बन है इसके साथ एक एक R हर एग्जाम्पल में इंक्रीज किया है, तो रिएक्टिविटी भी SN1 की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि SN2 का ऑर्डर ठीक इसका अपोजिट होता है। ये डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 में भी आप इसको नोट कर सकते हो एग्जाम्पल को। इसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा आर स्पेशली गुड फॉर SN1 रिएक्शन बिकॉज दे सॉल्वेट कैटायन एंड एनायन। जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 रिएक्शन में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज स्लो स्टेप। तो वो जो स्लो स्टेप है उसमें आयोनाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस अगर क्रिएट होंगी तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये आयोनाइजेशन को फेवर करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है आयोनाइजेशन का वो फेवरेबल कंडीशन होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस, इसलिए SN1 की रिएक्टिविटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इंक्रीज होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SN2 से एकदम डिफर, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो SN1 की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये सबसे बेस्ट जो तरीका होता है SN1 की रिएक्टिविटी को देखने का वो ये होता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इसमें ये ईथर है और ये ट्राइफेनिल है, इसमें कार्बन के साथ बॉन्डेड ट्राइफेनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इनमें एक कंपैरिजन हम देखें, इसका कार्बोकैटायन ये लिखा हुआ है बोर्ड पे मैंने, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है क्योंकि
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल रेजोनेंस शो करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी SN1 के फेवर में सबसे ज्यादा होती है। फिर ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए वो स्टेबल है। फिर डाइफेनिल मेथिल और टर्शरी ब्यूटिल मेथिल जो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, बेंजिल कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद एलिल कार्बोकेटाइन आता है, फिर एल्किल और सबसे कम विनाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और सबसे कम रिएक्टिव होता है कौन सा, एल्किल हैलाइड, जो कि SN1 की रिएक्टिविटी में सबसे कम रिएक्टिव है अगर बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा है, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। SN2 में यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, SN2 के फेवर में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, बट यहां पर SN1 के फेवर में सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखें हम नेक्स्ट, इसमें हमने एग्जांपल लिए हैं, एक कंपैरिजन बनाया है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो होता है बेंजिल पोजीशन पर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जो प्लस R ग्रुप होता है, प्लस R ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर है, तो यहां पैरा पोजीशन पर है तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनाएगा। ठीक है, पैरा मेथॉक्सी बेंजिल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। फिर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण, प्लस H इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ये सिंपल बेंजिल कार्बोकेटाइन बनाएगा। और ये माइनस R ग्रुप लगा, माइनस R ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ये डिक्रीज करता है। कार्बोकेटाइन यहां पर कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे कम स्टेबल, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी SN1 के फेवर में सबसे कम होगी। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट, द ब्रिज हेड कार्बन आर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स सब्सटीट्यूशन बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। दैट मीन्स ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें ये जो दो कार्बन लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये ब्रिज हेड कार्बन कहलाता है। ये ब्रिज हेड कार्बन जो है, इसमें अगर हेलोजन बॉन्डेड है तो ना तो SN1 से रिएक्शन देगा ना तो SN2 से रिएक्शन देगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता ब्रिज हेड कार्बन, या पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये SN1 के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे आपको काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करो। ये कंप्लीट प्रिपरेशन है SN1 की। 2-3 पॉइंट जो NCERT में दिए हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, आपको ये इन सभी पॉइंट्स पे नॉलेज होना चाहिए, तब आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन पे रहेंगे और SN1 के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है।